Good morning, everyone. A very good morning to everyone. Everyone, good morning. Chetan, Hers, Harshil, everyone. हर्षित हर्षित भी दो हैं, हर्षित चावला, हर्षित गर्ग, जयंत, जिया, महक, पीयूष, प्रेरणा, रवि, रिया अगेन, तानिया. Everyone, good morning. Very good morning to everyone. Titiksha, Avneet, everyone, good morning. आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, तो आज की हमारी क्लास का एजेंडा क्या, आई थिंक सबको पता है, एवरीवन इज अवेयर कि हमारा जो पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उस पेपर के अंदर जो कॉर्पोरेट लॉज पोर्शन है उसमें से आपको 23 लेक्चर्स शेयर किए गए हैं और पहले 5 लेक्चर्स आपका यू आर सपोज टू गो थ्रू द फर्स्ट 5 लेक्चर्स एंड उसका मैं थोड़ा रिवीजन कराऊंगा. फटाफट हम रीकैप करेंगे, सीधा रिवीजन करेंगे और फिर मैं आपके डाउट लूंगा कि अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो पहले मैं अपनी तरफ से जो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि हो सकता है कई सारे डाउट्स आपके दिमाग में जो मेरे रिवीजन में अपने आप ही आपके डाउट खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स हैं, कुछ आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं. तो शुड आई स्टार्ट द क्लास? पीयूष, आशीष, एवरीवन गुड मॉर्निंग. रिया. तो जो सब्जेक्ट आपका कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, जो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, आई थिंक एवरीवन कैन हियर मी. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सब लोग सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? यस. चलिए, देखिए जो कॉर्पोरेट लॉ जो पोर्शन है उसके अंदर आपका जो बेसिकली जो सब्जेक्ट कवर है दैट इज कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में भी पूरा नहीं, उसका कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में है और उस कुछ पोर्शन आप सीए फाइनल में जब जाएंगे तो वहां कुछ पोर्शन, आगे का जो पोर्शन है वो आपको मैं बताऊंगा और आपने पढ़ा भी होगा लेक्चर्स के अंदर. तो सबसे पहले हम बोलते हैं जो कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है, ये जो लॉ है इसका नेचर क्या है? वी से दैट इट्स a law which regulates the company form of business, which regulates the company form of business. जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करता है दैट लॉ इज कॉल्ड एज द कंपनी लॉ. इसका मतलब अगर कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस, वेदर दैट बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर वो कंपनी फॉर्म में किया जा रहा है, किस फॉर्म में किया, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, देन बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस गुड्स का बिजनेस है, किस सर्विसेज का, उससे कोई मतलब नहीं. इंपॉर्टेंट है कंपनी फॉर्म में किया जा रहा है, then definitely the law which will apply, that law is called company law. The law will definitely apply, that law is the company law. That is the nature of this law.
आप कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी सर्विस से रिलेटेड हो, कंपनी फॉर्म में अगर किया जा रहा है तो एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए साहब, उस पर कंपनी लॉ डेफिनेटली अप्लाई होगा, कंपनी लॉ डेफिनेटली अप्लाई होगा। अच्छा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सब, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ये कंपनी है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, इसके ऊपर कंपनी लॉ तो लगे कि वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज, सर्विसेज का बिजनेस है, बैंकिंग सर्विसेज का। बट क्योंकि ये बैंकिंग बिजनेस में है तो कंपनी लॉ तो लगेगा, साथ में इसमें बैंकिंग लॉज भी लगेंगे। अच्छा, फर्क क्या देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी लॉ भी लगेंगे, साथ में बैंकिंग लॉ भी लगेंगे। क्यों लगेंगे? कंपनी लॉ तो फॉर्म के आधार पर लग रहा है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। बैंकिंग लॉ इसलिए लगेगा बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग। इसका तो जो बैंकिंग लॉ लग रहा है ये नेचर के आधार पर लग रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस। और कंपनी लॉ लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर कंपनी लॉ लगता है तो फिर बैंकिंग लॉ क्यों लगेगा, बैंकिंग लॉ लगता है तो कंपनी लॉ क्यों लगेगा? भाई दोनों का अलग अलग कारण है। फिर कंपनी लॉ इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। और बैंकिंग लॉ इसलिए लग रहा है बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग है। अच्छा, मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबने नाम सुना एसबीआई, क्या ये भी बैंकिंग बिजनेस में है? लेकिन ये कंपनी फॉर्म में नहीं, नॉट, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। तो क्या इसके बैंकिंग लॉ लगते होंगे? नेचर ऑफ बिजनेस इसका भी बैंकिंग है, इसका भी नेचर, तो इसका तो नेचर ऑफ बिजनेस आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का भी बैंकिंग है और एसबीआई का भी बैंकिंग है। तो क्या इसके ऊपर बैंकिंग लॉ लगते हैं? यस, बाय बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस इसका क्या है? बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग। तो बैंकिंग लॉ इस पे लगेगा। लेकिन ये कंपनी फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट अ कंपनी, एसबीआई इज नॉट अ कंपनी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी आगे वो आपने आगे के लेक्चर में पढ़ा होगा, तो इस पर कंपनी लॉ नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? आईसीआईसीआई बैंक पे कंपनी लॉ भी लग रहा था बिकॉज कंपनी फॉर्म में बिजनेस था, और साथ में बैंकिंग लॉ भी लग रहा था बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बैंकिंग लॉ तो लग रहा है बिकॉज नेचर ऑफ बिजनेस इसका ही बैंकिंग है, लेकिन कंपनी लॉ नहीं लग रहा। वाई? बिकॉज एक्चुअली द कंपनी लॉ नहीं लग रहा बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, इट इज अंडर, इस एक अलग से एक्ट है एसबीआई एक्ट, उसके अंदर ये बनी हुई है, एंड इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, इट इज नॉट। तो एक चीज है, कंपनी फॉर्म बिजनेस का अगर नेचर क्या, वो भूल जाइए। फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर कंपनी है तो जिस कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे बिजनेस किसी भी गुड्स का हो, किसी भी सर्विसेज का, उससे मतलब नहीं है। कंपनी फॉर्म में वन थिंग इज वेरी क्लियर, कंपनी लॉ विल डेफिनेटली अप्लाई। इस इन एडिशन टू दैट डिपेंड करता है कि अगर आपको मान लिया आपका स्पेसिफिक नेचर बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग बिजनेस है तो बैंकिंग लॉ भी लगेंगे, इंश्योरेंस बिजनेस है इंश्योरेंस लॉ भी, वो एडिशनल है, वो नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर लग रहा है, और कंपनी लॉ फॉर्म ऑफ बिजनेस के आधार। एंड कभी भी कंपनी फॉर्म में अगर बिजनेस होगा तो डेफिनेटली कंपनी लॉ, दैट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ कॉल्ड कंपनी लॉ, इट रेगुलेट्स द कंपनी। कभी भी कोई बिजनेस कंपनी फॉर्म में हो रहा है तो उस बिजनेस के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट जो लॉ करेगा, दैट लॉ इज कॉल्ड कंपनी लॉ। हर्षित में भी मौसम थोड़ा सा ज्यादा खराब है, बहुत बारिश हो रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से इंटरनेट इज नॉट सो स्मूथ, एंड हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रहा हो, मे बी दैट इज क्वाइट पॉसिबल। हर्षित जो आप लिख रहे हैं वीडियो ब्लर आ रहा है, देखिए कोई बात सुनिए समझिए। नेक्स्ट देखिए, जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं तो प्राइमरली इट इज द कंपनीज एक्ट 2013 प्राइमरली। बट मैंने बताया था कि साहब एक्ट के साथ और भी चीजें ऐड होती है तब वो लॉ बनता है, रूल्स, रेगुलेशन, डिसाइडेड केसेस एंड ऑल दैट। कंपनीज एक्ट 2013, this act has been passed by the parliament and it applies on whole of India, पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वी हैड कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले वी हैव इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले और मतलब बहुत सारे। अभी जो कंपनी लॉ चल रहा है उसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। नाउ इस एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वी हैव 29 चैप्टर्स, एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है,
और इन 29 चैप्टर में 470 सेक्शंस, हाउ मेनी सेक्शंस आते हैं? 470 सेक्शंस आर देयर इन दिस 29 चैप्टर्स। मतलब एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहले चैप्टर में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट विद सेक्शन 3, इट गोज अप टू सेक्शन 22, समथिंग लाइक दैट। दिस आर टोटल 29 चैप्टर एंड टोटल 29 चैप्टर में हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड? सेक्शन 470 सेक्शंस आर कवर्ड। लास्ट में आफ्टर the 29 chapter containing 470 section, we have also 7 schedules. लास्ट में 7 शेड्यूल भी हैं। अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग चीजें दे रखी, जो धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे हम लेक्चर आगे पढ़ते रहेंगे, पता लगेगा किस शेड्यूल में। और शेड्यूल में वो चीजें दी होती है जिसका बार बार रेफरेंस आता है। जैसे आप बोलते हैं कंपनी के एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह दे रखा है। तब भी हम बोलते हैं कंपनी के जब भी एनुअल अकाउंट्स की बात करते हैं, दैट इज बैलेंस शीट, पी एंड अकाउंट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसका? कंपनीज एक्ट। तो अलग अलग शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में अलग अलग चीज दे रखी है जिसका रेफरेंस जगह जगह दिया जाता है, सो दैट उस चीज को बार बार रिपीट न करना पड़े, लेकिन एज गिवन इन दैट शेड्यूल। तो हमें एक जगह उसको डिटेल में डिफाइन कर दिया है, डिटेल में वो चीज दे दी है, और उसका हर जगह रेफरेंस जहां भी इसकी बात करनी होती है। दिस इज हाउ वी पर्पस ऑफ शेड्यूल। ये 29 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं और लास्ट में 7 शेड्यूल्स हैं। हम कोई भी जब चैप्टर पढ़े, आपके सिलेबस में इसमें से पहले 10 चैप्टर हैं। ये बताया था मैंने, कंपनी लॉ पूरा सिलेबस में आपके सी इंटर के लॉ के पेपर में नहीं है। तो इन 29 चैप्टर में जो पहले 10 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 to 10, जिसमें सेक्शन 1 to 148, सेक्शन 1 से लेके 148 तक, 148 तक आपके सिलेबस है। सी इंटर में जो कॉर्पोरेट लॉ वाला जो पोर्शन है, लॉ में जो कॉर्पोरेट लॉ वाला पोर्शन है, उसमें पहले 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है, सेक्शंस 1 to 148, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 11 ऑनवर्ड्स अब कंपनीज एक्ट 2013, ये आपके सीए फाइनल में जो लॉ का पेपर है, वहां पे आपके सिलेबस में सीए फाइनल में लॉ का पेपर, वहां पे आप पढ़ेंगे। नाउ जब आप कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो तरीका ये होगा, सबसे पहले चैप्टर नंबर, एक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर का नाम, देन उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड है, वो हम बात करेंगे। दिन हर एक चैप्टर के मैंने बताया था, गवर्नमेंट ने रूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स बना रखे हैं चैप्टर वाइज, तो रूल्स के बारे में बात करें। बताया था लॉ में खाली एक्ट नहीं पढ़ते, ये तो एक्ट की बात है, एक्ट में चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, कंपनीज एक्ट के अंदर से, लेकिन साथ में रूल्स वगैरह भी ऐड होते तब जाके कंप्लीट लॉ बनता है। ये सब मैंने डिटेल में आपको लेक्चर में बता रखा है। तो हर एक चैप्टर के क्या रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स का तरीका क्या, रूल्स का जो नाम है कैसे, पहले कंपनीज वर्ड आएगा, ब्रैकेट में चैप्टर का नाम आएगा, चैप्टर नेम, जिससे पता लग जाएगा ये रूल्स किस चैप्टर से रिलेटेड है। देन रूल्स वर्ड एंड देन ईयर, जिस ईयर में बने, और मोस्टली रूल्स 2014 में बने, बट अगेन कुछ रूल्स बाद में भी बने, तो कंपनीज एक्ट 2013 में बना, उसके बाद आपको रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो मैं रूल्स का नाम का तरीका क्या है, पहले कंपनीज वर्ड, ब्रैकेट में चैप्टर का नाम, जिससे पता लग जाएगा रूल्स किस चैप्टर से रिलेटेड है, द रूल्स वर्ड एंड देन ईयर। एंड मोस्ट ऑफ द रूल्स में ईयर 2014 है, क्योंकि एक्ट 2013 में बना, एंड रूल्स मोस्टली आपके 2014, लेकिन अगेन कुछ रूल्स आपको बाद में बने हैं, 2015 में, 2016 में एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड ये रूल्स का नाम का तरीका है। तो हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसका चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, उसमें क्या सेक्शंस हैं, रूल्स का नाम क्या है उससे रिलेटेड, और हर एक चैप्टर के जो फॉर्म्स हैं वो एक पर्टिकुलर उस नोमेनक्लेचर होगा कि साहब इससे उस चैप्टर के नाम से कहीं डिराइव किया हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर 3 कोई भी एग्जांपल लीजिए, चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 आपका चैप्टर नंबर हो गया, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्या नाम है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें जो सेक्शंस कवर्ड है, सेक्शंस 23 to 42, 23 से लेके 42 तक। इस चैप्टर का जो रूल्स हैं उसका क्या नाम है, कंपनीज विद इन ब्रैकेट, चैप्टर का नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो चैप्टर का नाम है, रूल्स 2014, रूल्स 2014। और जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी फॉर्म्स है रिलेटिंग टू दिस, जितने भी फॉर्म्स हैं रिलेटिंग टू दिस, जितने भी फॉर्म्स रिलेटिंग टू दिस, ऑल द फॉर्म्स,
ये दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर PAS, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटी, PS1, PS2, PS3 समथिंग लाइक दैट। ये पैटर्न है। तो जैसे इसका अगला चैप्टर 4, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर 3 जब सेक्शन 23 से स्टार्ट हो रहा है तो चैप्टर 2 कहाँ एंड हो रहा होगा? क्या चैप्टर 2 का जो एंडिंग सेक्शन है क्या 22 होगा? गुड तानिया, गुड। ठीक है, सेक्शन 22 होगा आपका। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि इस तरीके से सब्जेक्ट को डिस्कस करो जिससे बच्चा खुद कैपेबल हो जाए चीज को अपने आप करने में। देखिए, एक होता है कि सब चीजें टीचर कराए, एक होता है हमेशा टीचर ही टीचर कराए, बच्चा कुछ ना सीखे। मैं बोलता हूं हमेशा ऐसा करो जब बच्चा खुद दौड़ना सीख जाए। दौड़ने का मतलब खुद चीजों को समझना, एनालाइज करना। एंड मेरा पढ़ाने का पैटर्न हमेशा ये होता है कि जिससे कि बच्चा, क्यों, देखिए आपको एक स्टेज तक किसी की हेल्प चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, बट एक स्टेज क्या है, यू शुड बिकम कैपेबल ऑन योर ओन। अच्छा, एक बार आप सीए बन गए, उसका क्या लाइफ लॉन्ग चीजें बदलती रहेंगी, नए नए लॉ आते रहेंगे, अमेंडमेंट आती रहेंगी, तो क्या हर बार पढ़ने जाओगे? तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चा खुद कैपेबल, चीज की रीजनिंग में जाए कि चीज किस तरीके से आपको चल रही है, जिससे अपने आप ही क्या हो, फिर आपको फिर एक स्टेज क्या है तो उसको जरूरत नहीं। जैसे अच्छा, हर पेरेंट्स की कहते हैं, एक कह सकते हैं बहुत गुड विश होती है कि साहब हमेशा सभी पेरेंट्स विश करते हैं कि हम एक स्टेज तक बच्चों को सपोर्ट करें, एक स्टेज पर बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएं। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि हम बच्चे हमेशा हम पे डिपेंडेंट रहे। तो वैसे एक टीचर की भी रूल है कि साहब कोई भी टीचर को ये नहीं चाहिए कि बच्चा हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट हो। एक स्टेज के बाद आपको, एक स्टेज के बाद वो बच्चे को कैपेबल होना चाहिए और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। एनीवे, तो चैप्टर 2 ऑब्वियसली सेक्शन 22 पे कंप्लीट हो रहा है, इसलिए चैप्टर 3 सेक्शन 23 स्टार्ट हो रहा है। जिसका अगला चैप्टर 4, क्या उसका नाम है शेयर कैपिटल डिवेंचर। क्या नाम है? शेयर कैपिटल डिवेंचर, चैप्टर 4। तो क्या वो सेक्शन 43 से स्टार्ट होगा? कि जब चैप्टर 3 42 पे कंप्लीट हो रहा है तो क्या चैप्टर नंबर 4 क्या सेक्शन 43 से स्टार्ट होगा? यस पीयूष, वेरी गुड। ठीक है, ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद सेक्शन 43। उस चैप्टर का नाम, चैप्टर के जो रूल्स उसका नाम क्या होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट बनाए? कंपनीज विद इन ब्रैकेट चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल डिवेंचर, ब्रैकेट क्लोजेज, रूल्स 2014। उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी फॉर्म्स हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर का नाम है, दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर एसएच, शेयर वर्ड से लिया गया एसएच, जितने भी फॉर्म्स है दे स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर एसएच। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको एक तो समझ आएगा साहब पूरा एक्ट किस तरीके से बना हुआ है। और इसमें पहले 10 चैप्टर हैं जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 148 तक ये आपके सीए इंटर में कॉर्पोरेट लॉ का जो पोर्शन है लॉ के पेपर में, वो आपके सिलेबस में सेक्शन 1 to 148 फर्स्ट 10 चैप्टर। नाउ ये तो आपको एक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ फिर आपको जो जो कंपनी लॉ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो कंपनी लॉ चल रहा है उसकी इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए। और जब भी पूरे कंपनी लॉ के अंदर कभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री कंपनी लॉ मैटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। इसलिए जब भी हम कंपनी लॉ इस सब्जेक्ट में, कंपनीज एक्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ये पूरे कंट्री के लिए की है। इसके नीचे क्या 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, पूरे कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, 7 आरडीज, रीजनल डायरेक्टर, और हर एक रीजन का एक रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड है। कौन कौन से 7 रीजन है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ का ऑफिस, आरडी नॉर्थ का ऑफिस कहां पे? न्यू दिल्ली। आरडी ईस्ट का ऑफिस कहां पे? कोलकाता। आरडी वेस्ट का ऑफिस कहां पे? मुंबई। आरडी साउथ का ऑफिस कहां पे? चेन्नई। आरडी नॉर्थ ईस्ट का ऑफिस कहां पे? शिलोंग। आरडी नॉर्थ वेस्ट का ऑफिस कहां पे? अहमदाबाद। एंड आरडी साउथ ईस्ट का ऑफिस कहां पे? हैदराबाद। ये 7 आरडीज हैं, 7 रीजन है, और हर एक के ऑफिस कहां लोकेटेड? एमसीए का ऑफिस ऑब्वियसली दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, दिल्ली में इसका ऑफिस है। फिर कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया, लेकिन हर एक रीजन के अंदर कई सारे स्टेट्स फॉल करेंगे, और स्टेट वाइज एक अथॉरिटी होती है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये स्टेट वाइज होती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी।
ये स्टेट वाइज। तो क्या एक रीजन के अंदर कई सारे स्टेट फॉल करेंगे? या नॉर्दर्न रीजन के अंदर शायद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कई सारे स्टेट फॉल करते हैं। क्या इन सारे स्टेट के जो आरओसीज हैं दे विल रिपोर्टिंग टू द नॉर्थ, आरडी नॉर्थ? ऐसे ईस्टर्न इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स फॉल करते हैं उन सारे स्टेट के जो आरओसी हैं दे आर रिपोर्टिंग टू आरडी ईस्ट, इस तरीके से। तो हायरार्की स्ट्रक्चर कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? टॉप पे कौन है? एमसीए, जो पूरे कंट्री के लिए क्या है। फिर एमसीए के अंडर 7 आरडी आते हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं। ये सातों के साथ आरडी अपनी रिपोर्टिंग किसको करते हैं? इसका हाईएस्ट लेवल पे ये, उसके सबऑर्डिनेट कौन है? आरडी। आरडी का सबऑर्डिनेट कौन है? आरओसी। इस तरीके से काम होता है। मैंने एक चीज बताया, आपको डिस्कस किया होगा, किसी कंपनी को पता करना हो कि साहब हम, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस तो एक ही है लेकिन आरडी 7 हैं, आरओसी इतने सारे हैं, स्टेट वाइज हैं। तो अगर किसी कंपनी को पता लगा हम किस आरओसी, मतलब किस आरओसी से हम डील करेंगे या किस आरडी से, एमसीए में तो प्रॉब्लम नहीं कि वो तो एक ही है फॉर द एंटायर कंट्री। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ हर कंपनी के लिए मैंडेटरी, सेक्शन 12 आगे आप पढ़ेंगे, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। और एक ही होता है ना, एक से ज्यादा ना एक से कम। और एक ऑफिस के अलावा अगर एक कंपनी के जितने भी ऑफिस होते हैं कॉल्ड एज ब्रांच ऑफिस, दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफिसेज। उनको ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। एक ऑफिस के अलावा जितने भी ऑफिस होंगे दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफिस, दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफिसेज। क्लियर? ठीक है। एंड ओनली वन इज द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से, और ब्रांच ऑफिस कहीं भी हो सकते हैं कि इंडियन कंपनी के इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होगा वो एक ही होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे जो एड्रेस है उसके हिसाब से पता लगे जिस स्टेट में फॉल कर रहा है उस स्टेट के आरओसी के अंडर आप फॉल करेंगे। वो स्टेट जिस रीजन में फॉल कर रहा है उस स्टेट रीजन के आरडी से आपकी डीलिंग होगी। तो जुरिस्डिक्शन कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी। एंड हर एक कंपनी का मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू लॉ कि सब रजिस्टर्ड ऑफिस होना मस्ट है। एंड अगर एक कंपनी एक ही ऑफिस है टोटल तो वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। एक से ज्यादा है तो उसमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी सारे ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस कितने भी हो सकते हैं, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। तो ये कंपनी लोग का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है। टॉप पे एमसी, देन उसके नीचे 7 रीजनल एक्ट एंड देन आरओसी। कंपनीज की जुरिस्डिक्शन कैसे निकालते हैं, कंपनी के ऊपर किस कंपनी पे किस आरओसी का, किस आरडी का जुरिस्डिक्शन को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया यहाँ पे ना। इसके अलावा मैंने बताया था कंपनी लॉ में एक एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उसकी एपेलेट बॉडी, दैट इज ये कि अगर एनसीएलटी ने कोई डिसीजन दिया जिससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां करेंगे? टू द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। एक्चुअली यहाँ ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये कोर्ट की तरह काम करते हैं बट एक्चुअली कोर्ट्स नहीं है, दे आर कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी। एंड ये भी इनका भी रोल है कई जगह कंपनी लॉ में, जगह जगह आपको आएगा। एक एनसीएलटी और एक उसकी एपेलेट अथॉरिटी है, दैट इज कॉल्ड एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये सब नाम शुरू में मैं क्यों बता देता हूं, कई लोग बोलते हैं ये शुरू में सब क्यों बताते हो, सब बहुत लोग बोलते हैं मुझे। अच्छा बताइए, आपको क्या यहाँ पूरा स्ट्रक्चर पता लग रहा है कि साहब कंपनी लॉ पूरा चलता कैसे है हिंदुस्तान में, कि कौन इसको इंप्लीमेंट करने में एजेंसीज इन्वॉल्व है? तो जगह जब जब इनका नाम है आरओसी, आरडी, एनसीएलटी कुछ भी, तो क्या आपको दिमाग में क्लैरिटी कि एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर तो पहले बताना चाहिए, ठीक है, एंड बाकी चीजें अपने आप आती रहेंगी, अपने आप को समझ में भी आएगा। इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर पहले बिल्डअप कर देता हूं। अब फिर बात करते हैं, क्योंकि पूरा कंपनी लॉ जो पूरा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म बिजनेस। तो सबसे पहले कंपनी क्या चीज है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। विच एसोसिएशन पर्सन? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन, established under company law। कंपनी लॉ बोलने इसका मतलब चाहे प्रेजेंट कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले वाले जो भी कंपनी लॉ थे। कंपनी इज बेसिकली एन एसोसिएशन पर्सन विच, अब एसोसिएशन पर्सन भी दो तरह के होते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड एक अनइनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन का मतलब क्या होता है? ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आपको मैंने डिस्कस किया दो तरह के होते हैं। वन विच इज स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, जिनको हम कंपनी बोलते हैं। दूसरा होता है विच इज स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, योर इंस्टीट्यूट आईसीआई, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, SBI, अभी बताता हूँ, SBI इज नॉट अ कंपनी, LIC इज नॉट अ कंपनी, ये अलग से LIC के लिए LIC एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर रखा है, SBI को स्टैब्लिश करने के लिए SBI एक्ट पास हो रखा है, तो उसके अंदर बनी, उनको बोलते, वो भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन है, ICAI भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, ICSI भी, लेकिन कंपनी नहीं है, दे आर नॉट स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, रादर दे आर स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड कंपनी लॉ के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन स्टैब्लिश होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपनी। तो कंपनी इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, विच वन, incorporated association of person established under the company law, established under the company law। हिमांशु में भी बेटा मौसम दिल्ली में बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कुछ इंटरनेट इशू आ रहा हो, कोई बात नहीं, जितना आप देख सकते हैं सुन सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ आपके पार्ट पे हो सकता है, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का है मेरे पार्ट पे, ठीक है, बट आई थिंक बाकी बच्चे, बाकी सब प्रॉपर देख पा रहे हैं, वीडियो वगैरह प्रॉपर आ रही है, वीडियो ऑडियो। कोई बात नहीं बेटा, देखिए कुछ इंटरनेट इशू हो सकता है, लेकिन अदरवाइज सुन, वंश आपने लिखा है कल लेक्चर आपने लिए हैं, आप कोई बात नहीं, आप देखिए जितना आपको ठीक है लेक्चर, देखिए ये तो एक रिवीजन क्लास है, ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये तो एडिशनल है, अदरवाइज प्रॉपर लेक्चर्स तो आपको सबको दे ही रखे हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ तो इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन का मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अच्छा दिक्कत हो रही है तो मैं देखता हूं, ये इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये क्लास साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर कोई दिक्कत किसी को हो रही है तो मैं बाद में क्लास होने के बाद ये शेयर भी कर देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने बोला कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका मतलब क्या है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड पर्सन एक और भी होते हैं विच इज नॉट स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, विच इज स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे SBI, LIC, UTI, ICI, ICSI एंड ऑल दैट, वो कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, इसका मतलब इनको हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, ऐसी एसोसिएशन पर्सन जिसकी अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान है, जो सेपरेट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, और ये कंसेप्ट किसने दिया, लॉ ने, दैट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा कंपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, मेंबर्स, जिसको आप शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं। तो कहने से दैट इन द केस ऑफ कंपनी मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, ये सुनो, कहने से इन द केस ऑफ कंपनी मेंबर्स अलग हैं और शेयर होल्डर्स अलग, मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स एंड कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, व्हाई, बिकॉज़ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन, इट मीन कंपनी अपने आप में एक पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम, इट की अपनी एक एंटिटी, अपनी एक पहचान है, विच इज सेपरेट फ्रॉम हुम, फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे बनी है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, मेंबर्स, तो कह सकते हैं मेंबर्स को हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो कहने से दैट कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग हैं, दोनों दे आर नॉट वन एंड द सेम, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा एक और चीज, हम कंपनी को इसकी अपनी एक पहचान है जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग है, और ये कंसेप्ट लॉ ने दिया, इस कंपनी को पर्सन का जो स्टेटस है, क्या नेचर ने दिया है, लॉ ने दिया है, company has been given the status of person by nature or by law, that's why we say that company is a person, but it is not a natural person, it's an artificial person, unlike you and me, we are all natural person, company is a person क्योंकि nature ने इसको person का status नहीं दिया है, law ने दिया है, and that's why it's a person but it's an artificial person, it's an artificial, इसलिए एक बात और देखिए, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो आप हम हैं, क्या हमें भगवान ने ब्रेन दिया है टू थिंक, टू डिसाइड, टू टेक द वेरियस डिसीजंस, और जो हमारा ब्रेन जो डिसीजन लेता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भगवान ने हमें लिम्स दिए, हाथ पैर दिए एंड ऑल दैट, जिसका इस्तेमाल करके उस डिसीजन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आर्टिफिशियल पर्सन के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है? नो।
इसलिए जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, चाहे वो कंपनी फॉर्म में हो, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडी है लाइक एसबीआई, एलआईसी, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है कि वो भी इनकॉर्पोरेटेड बट नॉट अंडर कंपनी लॉ, अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसके साथ नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं। कि हर कंपनी में क्या बहुत सारे लोग काम करते हैं, डायरेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, क्या वो जो भी करते हैं अपने नाम में करते हैं इन द नेम ऑफ कंपनी, in the name of company, on a behalf of company, company is the principal and they are acting as agent, company is the principal and they are acting as agent। तो माना ये जाता है कंपनी कर रही है, बोलते हैं एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, पढ़ा होगा आपने कि एजेंट का जो एक्ट है वो प्रिंसिपल का एक्ट माना जाता है। तो माना जाए कंपनी ही कर रही है बट एक्चुअली कंपनी नहीं करे, कोई और कर रहा है। इसलिए देखना जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन कंसेप्ट है, चाहे वो कंपनी की बात करें, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक एसबीआई, लाइक वो भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो वहां पे हमेशा साथ में कुछ नेचुरल पर्सन, जैसे हम आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया एग्जांपल हैं कि आईसीआई में बहुत सारा स्टाफ है, क्या बहुत सारा स्टाफ आईसीआई के लिए काम करता है, क्या उस सब आईसीआई के नाम में काम कर रहे हैं इन द नेम ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआई, एंड दैट इज द प्रिंसिपल, आईसीएआई इज द प्रिंसिपल एंड ऑल दो स्टाफ आर एक्टिंग एज द एजेंट। तो जब भी कोई आर्टिफिशियल, तो कंपनी क्या मतलब निकला, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, विच वन इनकॉर्पोरेटेड इज अ पर्सन established under company law, it means it has got a separate legal entity, it means it has got an entity or personality of its own which is separate from its members। कंपनी अलग है, मेंबर क्या दोनों अलग अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, एंड इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन बिकॉज इसको पर्सनैलिटी जो कंसेप्ट जो दिया है लॉ ने दिया है, नॉट द नेचर, एंड दैट्स वाई आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए जितने भी काम करने कंपनी के कोई और करता है, कोई नेचुरल पर्सन करता है इन द नेम ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी बीइंग द प्रिंसिपल एंड दैट पर्सन। तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय जो भी कर रहे हैं इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी बीइंग द प्रिंसिपल, दे आर एक्टिंग एज द एजेंट, दे आर एक्टिंग। और एक्ट ऑफ द एजेंट एक्ट ऑफ प्रिंसिपल माना जाता है, तो माना जाता है प्रिंसिपल ही कर रहा है, जैसे कंपनी ही कर रही है ऐसा माना जाता है, एंड अदरवाइज एक्चुअली करता कोई और है। एंड प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप की वजह से ऐसा हम बोलते हैं कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट ऐसे है, कंपनी ये बिजनेस कर रही है, कंपनी ने यहाँ ऑफिस सेटअप किया, कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी का बैंक अकाउंट, तो इसलिए बोलते हैं एक्चुअली कि सब कुछ कंपनी के नाम हो रहा है, कंपनी बीइंग अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, बट करने वाला कोई और है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, बीइंग एन, बट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की वजह से माना ही जाता है कंपनी कर रही, माना ही जाता है कंपनी ही कर रही। इज इट ओके? फिर आपने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है? Where this term has been defined? Section 2 clause 20, good। Section 2 clause 20 यहां पे डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये सेक्शन 2 के साथ जो है 20, ये क्लॉज है या सब सेक्शन है? क्लॉज है, वेरी गुड तानिया, ठीक है। मैंने बताया था कि सेक्शन 2 में और का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, बट दे आर क्लॉज पैटर्न। वेरी गुड। महक, सब बच्चे बोले विशाल, पता लग रहा है बच्चों ने पढ़ा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि साहब सबने पढ़ा है, इसे पता लग रहा है, तभी बच्चे इतने सारे बच्चे जवाब दे रहे। हिमांशु, तितिक्षा, एवरीवन, विशाल, एवरीवन, पीयूष, ठीक है। मैं सबके किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो डोंट फील बैड, कई बच्चों से मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। कई सारे बच्चों का आ रहे हैं, ठीक है, एक साथ बताना बोलना मुश्किल होता है। सो इसको सेक्शन 2 क्लॉज, क्योंकि ये इसमें कंटेंट्स तो बहुत सारे हैं बट वो सारे अलग अलग हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई क्लॉज वाला पैटर्न है, एंड इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या डेफिनेशन दे रखी है। और सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन होती है, मैंने बताया था सिर्फ कंपनी की नहीं, सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशन होती है, नॉट ओनली दिस एक्ट, एनी एक्ट, उस एक्ट, रवि बेटा आपका कोई माइक ऑन है सर? रवि आपका शायद माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 का पर्पस क्या है, सेक्शन 2 का पर्पस क्या है कि पूरे एक्ट के अंदर जो भी टर्म्स एक्सप्रेशंस फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइन, शुरू में डिफाइन करते हैं, सो दैट पूरे एक्ट में जहां भी वो टर्म आए तो वही मीनिंग लेंगे जो सेक्शन 2 में दे रखा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग से मीनिंग दे रखे हैं तो वहां पे हम अलग वाला मीनिंग ले लेंगे, अदरवाइज हमेशा जो सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 का ये फायदा है। तो क्या सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या सेक्शन 2 में, क्या इनको जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं
कि जनरली पूरे एक्ट में ये जो ये टर्म सेक्शन 2 में डिफाइंड है यही डेफिनेशन। अच्छा, कोई कोई केस होगा ना जहां पे उसी टर्म्स की उन्हीं एक्सप्रेशन की अलग से डेफिनेशन दे रखी है एंड उसके लिए सेक्शन 2 अलाउ कर रखा है कि साहब अब किसी कॉन्टेक्स्ट में अलग से डेफिनेशन दे रखी है तो वहां पे अलग वाली ले लीजिए। एंड अदरवाइज हमेशा अगर कोई भी टर्म सेक्शन 2 में डिफाइंड है और पूरे एक्ट में कहीं भी वो टर्म यूज हो रहा है किसी भी सेक्शन में और वहां पे अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो क्या सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन चलेगी क्या? इसलिए क्या सेक्शन 2 की डेफिनेशन को जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं? अच्छा, क्या सेक्शन 2 के बिना आप किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को क्या प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 2 में वो सारे टर्म्स एक्सप्रेशंस की डेफिनेशंस होती हैं जो उस एक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। नो, इसलिए सेक्शन 2 को कई बार हम और ये क्लॉज के फॉर्म में होता है, सब सेक्शन नहीं होते, इसलिए कई बार सेक्शन 2 को हम इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज। ये इसके बिना इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है और क्लॉजेस के फॉर्म में, दैट्स व्हाई सेक्शन 2 को कई बार इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी आल्सो कॉल इट द इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज। नाउ कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है? कंपनी मींस अ कंपनी, मतलब टेक्निकली कंपनी का मतलब कंपनी, मैंने बताया था कंपनी मींस अ कंपनी। यहां पे टेक्निकली कंपनी का मतलब, टेक्निकली कंपनी क्या होती है? यहां पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने बताया था एक ही वर्ड का, एक ही एक्सप्रेशन का आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो जाता है। आप देखो एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपनी वर्ड आ रहा है लेकिन कंपनी, क्योंकि दोनों चीज का मीनिंग सेम कैसे हो जाता है? मतलब मैं ए को डिफाइन कर रहा हूं, ए मीन्स ए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैसे ऑफ पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड वेयर? Incorporated means formed and registered. Company is always registered either under Companies Act 2013, the present law, or under any of the previous laws relating to companies. और इससे पहले जो भी कंपनी से रिलेटेड लॉज थे उसमें फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है पूरे एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा और हर सेक्शन में कंपनी वर्ड आएगा तो हमेशा कंपनी का मतलब वो एसोसिएशन पर्सन विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड वेयर इधर अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस। इससे पहले, अच्छा ये एक्ट जब से आया उससे पहले जो कंपनियां बनी थी क्या वो पुराने एक्ट से बनी होंगी? क्या उनको भी यहां कंपनी के डेफिनेशन में कवर कर दिया? इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या हुआ? या कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन क्या सिर्फ उस कंपनी पे लगते हैं जो आपको 2013 एक्ट में बनी, या उन पे भी लगते हैं जो पहले वाले कंपनी लॉ में बनी थी? क्या सब पे लगते हैं? क्योंकि जो लॉ पहले जिस, जैसे मान लीजिए कंपनी मान लीजिए एक कंपनी ऑल, वेरी गुड तानिया, देखिए ऑल सभी पे लगती है, सभी कंपनी पे। अच्छा मान लीजिए एक कंपनी 1985 में बनी, 1985 में कौन सा एक्ट चला था? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 19 में। अब वो एक्ट तो खत्म हो गया, तो जिस एक्ट में वो बनी थी वो एक्ट तो खत्म, बनी उसमें थी, लेकिन अब वो अपना कामकाज रेगुलेट किससे हो रही है? कंपनीज एक्ट 2013, बाय कंपनीज एक्ट 2013। मान लीजिए कोई कंपनी 1950 में बनी, 1950 में, 1950 उस समय कौन सा एक्ट चल रहा था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। तो वो एक्ट अब थोड़ी है, वो एक्ट तो खत्म हो चुका, तो बनी उस एक्ट में थी, लेकिन अब वो अपना काम का जो कर रही है रेगुलेट किस लॉ के अकॉर्डिंगली कर रही है? कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए कंपनी की डेफिनेशन में खाली हमने इस एक्ट में जो बनी है उसको नहीं कवर किया, क्योंकि अल्टीमेटली हर सेक्शन में जो कंपनी वर्ड है, कंपनी को ऐसा करना है, कंपनी को अपने शेयरहोल्डर्स की मीटिंग करनी है, कंपनी को डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो हर सेक्शन में जो कंपनी वर्ड आएगा तो मीनिंग तो ये लेंगे ना जो सेक्शन 2 में दे रखा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज कोई कोई केस होगा, मैक्सिमम केस जनरल डेफिनेशन है। इसका मतलब अगर मैंने खाली ये बोलता कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो जो पहले वाले कंपनी लॉ में जो कंपनी बनी है वो तो कवर ही नहीं होती, फिर उनके ऊपर नया एक्ट लगता ही नहीं, तो और पुराना एक्ट जिसके अंदर बनी हुआ एक्ट खत्म हो गए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती? जिस एक्ट में बनी थी वो एक्ट खत्म हो गए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती? इसलिए इन्होंने यहाँ पे आपको उसको भी कवर किया है। इट मीन्स आप बने जिस भी कंपनी लॉ के हिसाब से हो, अब जब से नया एक्ट आया है क्या वो सारी की सारी कंपनी रेगुलेट जो रही है अकॉर्डिंग टू द विच लॉ? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये बात डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो रही? और हर एक्ट में सेक्शन 2 का फंक्शन यही होता है, पर्पज ये होता है,
और सेक्शन 2 में उस एक्ट में जो टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज हैं उनको डिफाइन कर देते हैं, और सेक्शन 2 के लैंग्वेज होते हैं इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट में द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग, इनके ये मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। अब कोई कोई जगह अगर उसका हमें लगता है डिफरेंट मीनिंग चाहिए तो वहां पे उस सेक्शन में अलग से डेफिनेशन दी होती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इस वर्ड का मतलब इसे ये लेना है, फिर वहां सेक्शन 2 ने यूज करेंगे, और सेक्शन 2 में इसकी परमिशन दे रखी है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इज दैट क्लियर? देन वी मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनफैक्ट बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कहीं ना कहीं इसी कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कंपनी के जब कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात करते हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले, दैट इज कंपनी हैज गॉट अ, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन, इट मींस इट हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी हैज गॉट एन एंटिटी, यही बताया था, पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? मेंबर्स। हु हैज गिवन दिस कंसेप्ट? लॉ। दैट्स व्हाई कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, दोनों अलग हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा एक देखिए, आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर खरीद लें, आप कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए, मेंबर बन गए, ठीक है, क्या आप ये बोल सकते हैं कि साहब मैं और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेम है? नो, आप अलग हैं, कंपनी अलग है। अच्छा कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे, क्या वो क्लेम आप कर सकते हैं ये प्रॉफिट मेरे हैं? नहीं, वो कंपनी के प्रॉफिट भी, कंपनी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी बताया क्योंकि लॉ ने कंसेप्ट दिया है, तो इसका मतलब कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इससे बताया था कि साहब इसके साथ क्या बहुत सारे नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे इन द नेम ऑफ कंपनी एज एन एजेंट बहुत काम करते हैं, एंड कंपनी इज द प्रिंसिपल। तो कंपनी इज द प्रिंसिपल एंड ऑल द इंडिविजुअल्स नेचुरल पर्सन डूइंग वेरियस थिंग्स इन द नेम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी आर एक्टिंग एज एजेंट, एंड एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो माना जाता है कंपनी कर रही है, माना जाता है कंपनी कर रही है, बट एक्चुअली कर कोई और रहा है, कर कोई और रहा है। अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में आपने दो, एक बहुत फेमस केस पढ़ा है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वेरी फेमस केस, उसके फैक्ट्स वगैरह सब डिस्कस किए थे, एंड उस केस में ये बात बहुत स्ट्रांगली यूके के कोर्ट्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है, उसके बाद कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट हैड गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट whether member is holding one share of the company or almost all the share, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर एक शेयर होल्ड करा या करीब करीब सारे शेयर होल्ड करा, उसका मतलब नहीं है। कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, एंड दिस इज द व्हाट आई सेड इन द केस ऑफ दिस सोलोमन केस। अच्छा इसके साथ एक और केस भी आपने पढ़ा था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, उसमें एक करेक्शन कर लीजिए आपके नोट्स में, एक कल एक बच्चे ने, आई थिंक उस स्टूडेंट अभी हैं कि नहीं पता नहीं, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड केस लिखा हुआ, लिमिटेड वर्ड काट दीजिएगा, एक केस लिखा हुआ वो भी डिस्कस किया हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ये वर्ड लिखा हुआ है केस, इसमें आप लिमिटेड वर्ड काट दीजिएगा, बाय मिस्टेक ये आ रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली ये प्राइवेट कंपनी है, इट्स नॉट अ केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो एक बच्चे ने कल मेरे से डाउट पूछा था, आई जस्ट, ठीक है, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर इन द क्लास और नॉट, तो ये था कि सर ये पब्लिक कंपनी अगर है तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए, इसमें लिखा हुआ कि साहब 2 ही मेंबर थे और सारे शेयर, एक शेयर छोड़ के किसी और के पास, तो लिमिटेड वर्ड काट दीजिएगा, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग केस, ठीक है। तो ये आपका पहला सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड आपको कंसेप्ट। फिर आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, देखिए एक कंपनी मालिक्स लिमिटेड, इसके अपने क्रेडिटर्स के प्रति क्या लायबिलिटी है, हम इससे कोई मतलब नहीं है। मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी, इस पे एक लिमिट है, दैट्स लिमिटेड लायबिलिटी, इस टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी। अगेन आपको अपने क्रेडिटर्स को क्या पे करना है इससे मतलब नहीं है,
कंपनी की क्या लायबिलिटी है। हमारी तो जो लॉ के हिसाब से लायबिलिटी है वो एक लिमिट तक है, उतना ही हम पे करेंगे। अगेन क्यों, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, तो क्या जो लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट भी सेपरेट लीगल एंटिटी जुड़ी है, क्योंकि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। मान लिया लेट्स से एक्स लिमिटेड ने, मान लिया कुछ भी ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक से कोई बहुत बड़ा लोन लिया, तो पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिटर हो गया, तो ये पीएनबी अब वो कंपनी के मेंबर से कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो आपको कंपनी ने पीएनबी को क्या चुकाना है क्या नहीं चुकाना वो कंपनी समझे, पीएनबी समझे, ठीक है। एंड कंपनी के मेंबर्स की अकॉर्डिंग टू लॉ जितनी लायबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी से उतना ही पे करेंगे कंपनी को, उसके बियॉन्ड वो पे कंपनी उनसे डिमांड नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी से दैट द लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी इररिस्पेक्टिव दिस फैक्ट कि उस कंपनी की क्या लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर है, उससे मतलब नहीं। व्हाई, बिकॉज़ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। तो क्या लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट अल्टीमेटली मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेपरेट, जो सेपरेट लीगल एंटिटी लोग सारे लोग जानते हैं कंपनी की सेपरेट लीगल, बट उसको ठीक से समझना, उसको फील करना, अंडरस्टैंड करना। तो अप्लाई भी आप जगह जगह करेंगे, लेकिन आपको जो समझ ही नहीं है तो लोग अप्लाई ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं, मैंने बोला ना सब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेटली किसके साथ कनेक्ट होता है, विद द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, विद द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब एक्चुअली यहां पे हियर इन दिस केस अगेन लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी पे एक लिमिट है। ये कंसेप्ट अल्टीमेटली किसके साथ कनेक्ट होता है, विद द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक यहां पे एक मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, किसकी लायबिलिटी, मेंबर्स की टुवर्ड्स द कंपनी, उसके बेसिस पे हम कंपनी का एक क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके बेसिस पे, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, इसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन करते हैं। कंपनीज whether it's a private company or a public company, both private and public both, on the basis of liability of members toward the company, किसकी liability, members की liability toward the company। We can divide into two parts, it can be limited companies, कंपनी जब लिखना इसका तो इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड पब्लिक कंपनी, कोई भी, इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनीज। और जो लिमिटेड कंपनीज हैं बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, इट कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स, कंपनीज दैट इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, दोनों ही केस में लिमिटेड बाय शेयर में तो शेयर कैपिटल होगी, नाम ही लिमिटेड बाय शेयर है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड दोनों में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। टिक का मतलब यस एंड क्रॉस का था नो। जो लिमिटेड कंपनी होती है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, क्या उन कंपनीज में मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी पे लिमिट होती है, लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी, दैट्स व्हाई तो लिमिटेड कंपनी। पता ना ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं, मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी पे एक लिमिट है। अब वो लिमिट भी दो तरह के, अगर ये वाला केस है तो अलग लिमिट, लेकिन दोनों में कहो चाहे लिमिटेड बाय शेयर हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, लिमिट होगी, बट दे विल बी लायबिलिटी अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इट विल नॉट बी अनलिमिटेड। लेकिन क्या अनलिमिटेड कंपनी में क्या मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी अनलिमिटेड होगी, देयर इज नो लिमिट, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन मैंने बताया ये एक्सेप्शन की तरह है। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें मोर देन 99% कंपनी, मोर देन 99 से मैं ये बोला मोर देन 99% लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर, तो मतलब मोस्ट कॉमन कंपनीज में भी पब्लिक और प्राइवेट, बट कौन सी हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, में भी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, में भी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मोर देन 99%। और ना उसमें से भी 80% से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं और करीब 80% के आसपास प्राइवेट कंपनीज हैं एंड 20% के आसपास पब्लिक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ज्यादा है। एंड इसका तो ये एक तरह से एक्सेप्शन की तरह हो गया, मतलब मैं बोला मोर देन 99% लिमिटेड कंपनीज हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, लिमिटेड में कौन सी लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब लेस देन 1% में ये भी आ रही है, ये भी आ रही है,
ये कह सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी लाइक एन एक्सेप्शन, एंड इसलिए हम लिमिटेड लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि कंपनी के मेंबर्स के लिमिटेड, बट अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन वो कह सकते हैं ऐसी कंपनी एक्सेप्शन की तरह है। बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड में भी कौन सी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड में भी कौन सी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर जो कंपनी होती है, क्या वहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या जितने शेयर जो मेंबर होल्ड करा उसकी नॉमिनल वैल्यू तक होती है? जितने शेयर जो मेंबर होल्ड करा उसकी नॉमिनल वैल्यू, एक बार उसने पूरा पे कर दिया नॉमिनल वैल्यू, क्या उसकी लायबिलिटी नील? इन अदर वर्ड्स, एक बार उसके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाए, क्या उसकी लायबिलिटी नील हो जाएगी? अच्छा, क्या उसकी वो लायबिलिटी कभी भी अराइज हो सकती है कंपनी जब गोइंग कंसर्न स्टेज में, एज वेल इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग, एज वेल इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज में यहां भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कैसे? कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर लायबिलिटी क्लॉज होता है, जो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके लायबिलिटी क्लॉज में एक लाइन लिखी हुई है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर। मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय, इसका मतलब जो मेंबर जितने शेयर होल्ड करा उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज के अंदर, या इसको शॉर्ट में गारंटी कंपनी बोलते हैं, गारंटी कंपनी बोलते हैं, इनके मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स के नाम होते हैं और हर एक के नाम के आगे एक अमाउंट होगा। इसका जिस मेंबर के नाम के आगे जितना अमाउंट उसकी लायबिलिटी वहां तक है, वो भी लायबिलिटी कब अराइज होगी? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग, व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, तब अराइज होगी। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें तो मेंबर्स की एक ही लायबिलिटी है जो मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में उसके नाम के आगे लिखी हुई है। कब अराइज होगी? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हेविंग शेयर कैपिटल है, वहां मेंबर्स की डबल लायबिलिटी है। एक तो गारंटी अमाउंट वाली जो उसके नाम के आगे लिखी है, कब अराइज होगी? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। प्लस जो शेयर्स वाली लायबिलिटी, जो शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी की शेयर कैपिटल भी है, वो कभी भी अराइज हो सकती है और वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर, जैसे लिमिटेड बाय शेयर होती है, जैसे लिमिटेड बाय शेयर में। इस मतलब ये शेयर्स रिलेटेड लायबिलिटी वही वैसी ही होगी आपको जैसे यहाँ पे होती है, और वो कभी भी राइज हो सकती है। लेकिन गारंटी वाली लायबिलिटी कब राइज होगी? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग, ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की लायबिलिटी पे, इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इट कैन गो, लेकिन क्रेडिटर टच नहीं कर सकता, पता था ना। कम इवन अनलिमिटेड कंपनी का भी क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर्स को टच नहीं कर सकता। उसने जो डिमांड करना है कंपनी से डिमांड करे, कंपनी आगे पे करने के लिए क्रेडिटर को मेंबर से डिमांड कर सकती है। अनलिमिटेड कंपनी कुछ भी डिमांड कर सकती है, बिकॉज मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी अनलिमिटेड है। और यहाँ भी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। और मैंने इसलिए एक ये पॉइंट बताया था कि साहब जो अनलिमिटेड, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस वन देखिए यहाँ पे, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड में दोनों आ गई, उसके नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। अब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड में ये भी आ गई और ये भी आ गई, उसके नाम के अंदर में लिमिटेड वर्ड होता है। लेकिन हम प्राइवेट अनलिमिटेड या पब्लिक अनलिमिटेड के नाम के अंदर में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वर्ड तो दोनों में कॉमन है। प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट वर्ड एक्स्ट्रा आ गया टू डिमार्केट की प्राइवेट कंपनी है, बट अदरवाइज लिमिटेड वर्ड दोनों में। तो लिमिटेड वर्ड कंपनी के नाम में इस बात को सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि सर इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी पे लिमिट है। लेकिन क्या अनलिमिटेड कंपनी केस में क्या मेंबर्स की लायबिलिटी पे लिमिट है, या इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट? इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो वहां पे हम अगर उसका अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड्स लगाएंगे, क्या मिसमैच हो जाएगा? प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लगाएंगे अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में, तो क्या वो मिसमैच हो जाएगा? नाम को देख के लगेगा कि मेंबर्स की लायबिलिटी पे एक लिमिट है, लेकिन एक्चुअली वहां मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इसलिए मैंने बताया था अनलिमिटेड कंपनीज के नाम के अंत में, अगर प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है तो नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं आएगी। अगर वो पब्लिक अनलिमिटेड, नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड नहीं आएगा। तो मैंने बताया उनका नाम लिखने का तरीका था, जो भी नाम होता है, ठीक है, लेकिन विदाउट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में नाम के साथ वो लिखते हैं अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो भी है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पता लग जाएगा कि सब एक कंपनी का नाम है और जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ऐसे आप प्राइवेट कंपनी और याद एक एग्जांपल मैंने डिस्कवरी का दिया था, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया का, एंड वो एक प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम ओवरऑल बोलते हैं कैरेक्टर से लिमिटेड लायबिलिटी की जनरली क्या, कैरेक्टर से जनरली क्या होता है, देख लो मोर देन 99% कंपनी ये, इनमें भी लिमिटेड बाय शेयर, इनमें भी लिमिटेड बाय शेयर। तो अनलिमिटेड कंपनी लाइक एन एक्सेप्शन, अनलिमिटेड कंपनी लाइक एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन। इस आप मेंबर्स के चेंज होने से, कोई कंपनी का मेंबर था सीज हो गया, कोई नया बंदा मेंबर बन गया, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड कंपनी चलती रहेगी, मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर। क्या ये परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट है? क्या अगेन सेपरेट लीगल एंटिटी कनेक्टेड है? तो कंपनी अपने आप में पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ एंड इट हैज एंटिटी ऑफ इट्स ओन सेपरेट फ्रॉम मेंबर।
तो मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी में कोई फर्क पड़ेगा, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, दैट इज तो मेंबर्स चेंज होते रहे, आते जाते रहे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रही, कंपनी की एंटिटी। अगेन क्या परपेचुअल सक्सेशन कंसेप्ट अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा इसके ऊपर बताते हैं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, परपेचुअल सक्सेशन रेट भी सेपरेट लीगल एंटिटी, बहुत सारे कि साहब एक मीटिंग हो रही है, वहां कंपनी के सारे शोल्डर थे 8-10 जो भी, एक वहां पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, सारे शोल्डर मर गए, क्या कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है? यस। क्यों? मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, एंड मेंबर्स आते जाते रहेंगे, क्या जो मेंबर मर गए उनके लीगल हायर्स के नाम में शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे। ऐसे ही एक फैमिली की, एक कंपनी के सारे मेंबर एक ही फैमिली के मेंबर हैं, वो कहीं जा रहे हैं बाहर, प्लेन एक्सीडेंट हो गया, सारे मर गए, तो इस तरह के बहुत, तो डोंट थिंक इस तरह के जो क्वेश्चन है कि साहब मेंबर्स अलग है, कंपनी परपेचुअल से कंपनी कैन गो फॉर एवर, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की पैच, तो कैसे परपेचुअल सक्सेशन रेट भी सेपरेट लीगल एंटिटी, इस पे बेस काफी सारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में होगी, कंपनी अलग कोई और। नेक्स्ट ट्रांसफरिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ आपको पढ़ाया था मैंने आपको कि कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी के शेयर एब्सोल्युटली ट्रांसफरेबल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, प्राइवेट कंपनी में इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन कंडीशन, लेकिन ट्रांसफरेबल है। कई लोग ये पढ़ के आते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर ही नहीं होते, बट गलत है, दोनों के ट्रांसफर, ये सब डिटेल में आगे आएगा जब आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में मैं और बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक पॉइंट बताया था कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, तो जब शेयर ट्रांसफर होते हैं तो क्या कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होते हैं? क्या जो शेयर ट्रांसफर होते हैं क्या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होते हैं? ये सुनो, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मैंने बताया था एक आपको, अगर इफ यू रिमेंबर, एक टेबल है टेबल एफ, टेबल एफ क्या है, इसमें क्या दे रखा है टेबल एफ में? टेबल एफ में क्या दे रखा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, किस कंपनी का? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वेरी गुड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इट कंटेन्स द मॉडल और स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर विच कंपनी ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, ऑल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वेरी गुड। रवि, पीयूष, जिया, तानिया, सभी ने, जिया अगेन तानिया, सबने लिखा, देखिए मॉडल स्टैंडर्ड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा इसका यूज क्या है? अगर किसी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अपने आर्टिकल में कोई चीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं है और टेबल एफ में, क्या वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है? लेकिन अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ये चाहती है कि हमारे आर्टिकल में कोई चीज नहीं होने के बाद भी टेबल एफ के प्रोविजन हम पे अपने आप ना लगे, क्या उस कंपनी को अपने आर्टिकल में एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा कि साहब टेबल एफ हम पे अप्लाई नहीं होगा? क्या उसे अपने आर्टिकल्स में एक्सप्रेसली लिखना होगा टेबल एफ हम पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्रेसली मना करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये तो मैंने याद है एक सेंटेंस मैंने आपको डिक्टेट कराया होगा, आपको आपने नोट किया होगा जब आपने लेक्चर सुना होगा, इस इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, in the absence of a company limited by share, the provisions of table F of schedule 1, ये कहां दे रखा है? schedule 1 of companies act, पता है ना लास्ट में 7 शेड्यूल है, schedule 1 of companies act shall automatically apply, अपने आप लग जाएंगे, unless it is expressly excluded, अगर एक्सप्रेसली हमने उसकी एप्लीकेबिलिटी को एक्सक्लूड किया है कि साहब ये अप्लाई नहीं होगा तो अलग बात है, अदरवाइज टेबल एफ के प्रोविजन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। क्या ये टेबल एफ का नेचर है? और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसलिए ज्यादातर हम टेबल एफ की बात करते हैं। अभी बता दें मोर देन 99% कंपनीज आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर शेयर का प्रोसीजर चलेगा, नहीं आर्टिकल में कोई प्रोविजन तो टेबल एफ, लेकिन अगर आपके आर्टिकल भी साइलेंट है, टेबल एफ भी आपने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर रखा है, तो बताया था शेयर्स बीइंग द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का जनरल लॉ कौन सा है जो आपने पढ़ा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। स्पेसिफिक लॉ में अंदर कुछ नहीं है, कंपनी लॉ के अंदर अपने आर्टिकल में भी नहीं है, आपको टेबल एफ भी आपने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर रखा है, तो उस केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर बीइंग द मूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, it will governed by general law relating to the transfer of property. What is the general law? Sale of goods act 1930
इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब पढ़ते हो ना आप, ये सब गुड्स के अंदर देना, वहां गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हो सेक्शन 2 क्लॉज 7 आई थिंक वहां पे, तो वहां पढ़ते हो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कि सब गुड्स इंक्लूड शेयर्स, पढ़ते हो गुड्स इंक्लूड शेयर्स। क्या रिलेट हो गई बात आपको? ठीक है, गुड्स इंक्लूड, वहां बोलते हैं ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स होना चाहिए। गुड्स की डेफिनेशन के अंदर क्या शेयर्स कवर्ड है, ये सुनो एंड ये, लेकिन वो बात की बात है, अगर स्पेसिफिक लॉ में अपने आर्टिकल में कुछ नहीं है, टेबल एफ भी एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है, तब आपको ये, तो ट्रांसफर शेयर का लॉ किस तरीके चलेगा। फिर कंपनी की कॉमन सील, लेकिन बताया था वो ऑप्शनल है, कोई कंपनी रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे नहीं रखे। और जिन कंपनी में कॉमन सील होता है तो उस केस में उन कंपनी के कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से, जो एक्ट में दे रखे कंपनीज एक्ट, प्लस अपनी कंपनी के अपने आर्टिकल्स में अगर रिक्वायरमेंट है इन डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील होनी चाहिए, उन डॉक्यूमेंट पे, बट हर डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, कंपनी अपने नाम से किसी को सू करेगी, किसी को कंपनी अगेंस्ट केस करना है कंपनी के नाम से, कंपनी बीइंग अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कंपनी के अपने कॉन्ट्रैक्ट होगी, पर्सन है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट विल बी कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी, इट विल बी कंपनी अपने नाम से करेगी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, क्या कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसकी पावर दी होती है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पावर्स क्या है, क्या उसके अकॉर्डिंगली आपको ये अपने काम करेगी, दैट लिमिट ऑन एक्शंस। इसलिए कंसेप्ट आप आगे पढ़ेंगे, आपने फाउंडेशन पढ़ा डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस, कि अगर आप उसके बियॉन्ड जाए कुछ करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ठीक है, एंड समथिंग लाइक दैट। सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर्स जो है मेंबर्स वो अलग हैं और मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स अलग हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स। अच्छा, मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम दैट सेपरेट मैनेजमेंट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, अगेन इसके एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है, एंड लास्टली कंपनी की जैसे एग्जिस्टेंस लॉ के अकॉर्डिंगली आती है, एक कंपनी इन कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंगली होती है, तो वैसे एक कंपनी को टर्मिनेट करना है, क्या वो भी लॉ के अकॉर्डिंगली होगा, अकॉर्डिंग विद द in accordance with the provisions of the Companies Act, उसके लिए वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी, एंड लॉ के अल्टीमेटली बिकॉज कंपनी की एग्जिस्टेंस भी लॉ के अकॉर्डिंगली होती है, एंड उसको टर्मिनेट भी करना अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसके तहत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मोटे मोटी मेन सारी बातें मैंने आपको रिकैप करा दिया है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक था, इज कंपनी ए सिटीजन। क्या कंपनी सिटीजन है? तो हमने डिस्कस किया था इस पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से और सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब, दोनों के हिसाब से कंपनी सिटीजन नहीं है। कंपनी पर्सन है, कंपनी इज अ पर्सन बट इट इज नॉट अ सिटीजन। इट इज अ पर्सन बट इट इज नॉट अ सिटीजन। तो कंपनी वो सारे, इस पे आपने केस भी पढ़ा, एसटीसी वर्सेस सीटीओ, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो कंपनी उन सारे अधिकारों की डिमांड कर सकती है जो सभी पर्सन्स के लिए हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे ना हो। अगर ऐसे कोई राइट्स हैं, जैसे उसमें एग्जांपल आपको राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सबके लिए है, ठीक है, ऑल पर्सन। लेकिन आर्टिकल 19 इट इज ओनली फॉर राइट टू फ्रीडम, ओनली फॉर सिटीजन्स। तो वो राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, वो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, वो कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, जो एक केस आपने पढ़ा आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसा कोई राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, लेकिन बिकॉज ऑफ डिनायल ऑफ दैट राइट, जिस हद तक आपको कंपनी के आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है, उस हद तक आपको कंपनी के मेंबर्स का भी नुकसान अगर हुआ, तो उस केस में कंपनी डायरेक्टली अपने नाम से वो के राइट्स क्लेम नहीं कर सकती, बट थ्रू द नेम ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर, कोई कंपनी इज नॉट इसके आरसी के ऊपर केस में भी ये नहीं कहा है कंपनी पर्सन है, सिटीजन है, उसमें भी ये कहा है कंपनी सिटीजन नहीं है। लेकिन बोला अगर कोई यूनिक सिचुएशन हो कि कोई पर्टिकुलर राइट है विच इज मेंट ओनली फॉर सिटीजन, एंड कंपनी को नहीं दिया गया, कंपनी बीइंग नॉट अ सिटीजन, लेकिन उसकी वजह से जिस हद तक कंपनी को नुकसान हो रहा है, उस हद तक अगर मेंबर्स को भी नुकसान हो रहा है, तो फिर मेंबर्स अपने नाम से क्लेम कर सकते हैं उस राइट्स को, बट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, बट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। अगला एक टॉपिक दे रहा है कंपनी की नेशनलिटी, रेजिडेंस, डोमिसाइल।
आपको मैंने बताया हुआ है कि सब कंपनी सिटीजनशिप अलग चीज होती है और नेशनलिटी अलग चीज होती है। जैसे आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप किसी और दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाएं और वहां की सिटीजनशिप ले लें, तो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे यू आर इंडियन नेशनल। अब मान लिया आप यूके में जाकर सेटल हो जाएं या यूएस में जाकर सेटल हो जाएं, तो आप यूएस में सेटल होना, यू आर अमेरिकन सिटीजन, बट फिर भी बोलेंगे यू आर इंडियन, तो नेशनलिटी तो आपकी इंडियन ही है, नेशनलिटी, ठीक है, लेकिन आप सिटीजनशिप ये कहा यूएस के हो गए, तो सिटीजनशिप अलग चीज होती है और नेशनलिटी अलग चीज होती है, ठीक है। तो सिटीजनशिप वाली बात हमने डिस्कस कर ली, कंपनी सिटीजन नहीं है, बट कंपनी की नेशनलिटी होती है जिसको हम डोमिसाइल या रेजिडेंसी बोलते हैं। हमने बोलते हैं इंडियन कंपनी है, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए बोलते हैं ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये जापानीज है, ये जर्मन है, उसे कंपनी बोलते हैं ये इंडियन कंपनी है, ये जापानीज कंपनी है, ये जर्मन कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी, इसे बोलते हैं। और नेशनलिटी निकालते कैसे कंपनी की? अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली वो इनकॉर्पोरेट हुई, बनी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर हुई। लेकिन आपको बताया था कि ये कोई कॉन्क्लूसिव फैक्टर नहीं है, प्राइमरी फैक्टर है जिससे हम कंट्री, एक कंपनी की नेशनलिटी निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, लेकिन कॉन्क्लूसिव फैक्टर नहीं है। इन एडिशन टू दैट हमें और भी चीजें देखनी पड़ती है टू फाइंड आउट कि कंपनी की नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, किस कंट्री की नेशनलिटी होनी चाहिए, उसमें कंपनी की मेन बिजनेस कहाँ चल रहा है, मेनली किस कंट्री से प्रॉफिट्स कमा रही है, ठीक है, कहाँ से सारी पावर्स एक्साइज हो रही है। इस तरह के फैक्टर्स को भी अप्लाई करके हमें दिखाना पड़ता है कंपनी। तो पहले तो ये फैक्टर अप्लाई कीजिए, बट ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इन एडिशन टू दैट। और इसका बेस्ट जो आप एप्लीकेशन देखेंगे आप, क्योंकि आपके ग्रुप 1 के अंदर ही सीए जो इंटर का ग्रुप 1 है उसमें टैक्स का पेपर भी है। टैक्स में आप कुछ बच्चों ने शायद पढ़ना शुरू कर दिया, आई डोंट नो, टैक्स में आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाएंगे, उसमें इंडिविजुअल्स का भी निकालना, कंपनी का भी। तो जब कंपनीज का जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाएंगे, वही नेशनलिटी, डोमिसाइल, रेजिडेंस, तो उसमें पहले ये बोलेंगे ये देखो सब किस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई। फिर आपको ये भी बताएंगे कि सब उसके अलावा और भी देखिए मेन पावर कहाँ से एक्साइज हो रही है, मेन बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे मेनली मीटिंग्स वगैरह होती है, उनको भी कंसीडर करने के बाद फाइनल रेजिडेंशियल स्टेट निकालेंगे। वही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं कि कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट ये कंक्लूसिव नहीं, हमें और भी फैक्टर अप्लाई करके देखना पड़ता है। व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ ए कंपनी, व्हाट इज द रेजिडेंस और डोमिसाइल ऑफ ए कंपनी। और ये इनकम टैक्स में आप रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक में इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका दैट इज द लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। सी कॉर्पोरेट वेल का मतलब आपको ये डिस्कस किया गया है, इट्स अ बेसिकली अ सेपरेटर, ये कॉर्पोरेट वेल इज अ सेपरेटर बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, ये कॉर्पोरेट वेल है। तो क्या कॉर्पोरेट वेल कंपनी और मेंबर्स को अलग करता है? तो कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कॉर्पोरेट वेल की वजह से। और टॉपिक का नाम क्या है? लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। अच्छा एक चीज, जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट इज बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो एक कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी की अपनी एक पहचान है विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड ऑल दैट। क्या इस कंसेप्ट का मिसयूज होना चाहिए या ये आपको कोई मिसयूज नहीं, लेकिन कई बार देखा गया है कई लोग क्या करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मिसयूज करते हैं फॉर डूइंग द इलीगल थिंग्स, फॉर डूइंग द फ्रॉड, फॉर डूइंग समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द लीगल फ्रेमवर्क। तो उसका मिसयूज गलत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उस गलत को रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट रॉन्ग एक्ट, इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्रॉड, इन ऑर्डर टू स्टॉप द टैक्स इवेजन, का कोर्ट्स क्या करते हैं, इस कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लिफ्ट और पीएस, पीएस में मेकिंग द होल्स। क्या ये वैनिश हो जाएगा? अगर लिफ्टिंग और पियर्सिंग कॉर्पोरेट बिल, ये तो कॉर्पोरेट बिल है, इसको लिफ्ट कर देंगे, कोर्ट्स हैव बीन डूइंग दैट, तो क्या ये कंपनी और मेंबर्स मिक्स हो जाएंगे? ये सेपरेटर ही हट गया। अच्छा ये हट जाएंगे, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो क्या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट वहां डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा? क्या उस कॉन्टेक्स्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा? ये सुनो, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी डी रिकॉग्नाइज इन दैट कॉन्सेप्ट एंड उस कॉन्टेक्स्ट, एंड एज ए रिजल्ट जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मिसयूज करके
जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे या टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ भी गलत कर रहे थे वो करना वो रुक जाएगा। तो इसलिए ये देखा गया है कि जब भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मिसयूज करके कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे केसेस में कोर्ट्स हैव बीन लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इन ऑर्डर टू स्टॉप द रॉन्ग एक्ट्स, इन ऑर्डर टू स्टॉप द रॉन्ग एक्ट्स। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट तो कह सकते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या एब्सोल्यूट नहीं है? क्या अप्रोप्रिएट केसेस में वी आर डी रिकॉग्नाइजिंग दिस कंसेप्ट बाय लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल? Yes or no? And in order to stop the wrong acts on the part of the people who are misusing the concept of separate legal entity, yes or no? अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंपनी लॉ के अंदर भी कुछ कुछ प्रोविजन, कंपनी एक्ट में भी कुछ कुछ प्रोविजन आगे आएंगे तो मैं रिलेट भी करता रहूंगा। सेक्शन 7 है, सेक्शन 3 है, अभी आप नहीं समझेंगे, वो सब आगे आएंगे तो मैं 3A, ठीक है, जहां अच्छा सेक्शन 3 है, आप एक आगे पढ़ोगे सेक्शन 3A, जहां बोलेंगे कंपनी की सारी लायबिलिटी मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, कंपनी की सारे मेंबर्स लायबिलिटी मेंबर्स की लायबिलिटी हो गई तो फिर तो कंपनी और मेंबर्स वन एंड द सेम हो गए। तो कहते हैं सेक्शन 3 में जो बात रहेगी, क्या दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, कि जहां हम कंपनी मेंबर को एक ही मान रहे हैं, इसका तो हम वहां पे क्या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे कि बीच में कॉर्पोरेट वेल है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। ये सुनो, लेकिन मेनली ये टॉपिक डेवलप हुआ थ्रू द कोर्ट केसेस, तो टॉपिक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट केसेस एंड कोर्ट्स के सामने जब ये नई नई तरह की सिचुएशंस आई जहां कोर्ट को लगे साहब दी नीड टू लिफ्ट अप और पियर्स द कॉर्पोरेट वेल टू स्टॉप द रॉन्ग एक्ट। जैसे आपने पढ़ोगे फ्रॉड, जब भी कोर्ट को लगता है कि साहब कोई कॉर्पोरेट वेल का मिसयूज करके, सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रॉड को रोकने के लिए। जब कभी लगता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंट्री की पब्लिक पॉलिसी तक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इस केस में पब्लिक पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए वी कोर्ट्स आर लिफ्टिंग और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। टैक्स इवेजन कोई करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंप्लॉइज के अगेंस्ट एम्प्लॉय को जो उनके राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे केस आपने पढ़ा बोनस एक्ट के हिसाब से जितना बोनस मिलना चाहिए उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मिसयूजिंग द कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे 50 तरह के सिचुएशंस हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जो आपके सामने डिस्कस की। कोर्ट्स हैव बीन लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल in order to stop the wrong acts, in order to stop the tax evasion, in order to stop the fraud, in order to ensure that it does not go against the public policy। ऐसे केसेस में कोर्ट्स हैव बीन लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब कोर्ट लिफ्ट करेगा, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में माने कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो परमानेंटली कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म नहीं हो जाएगी, इट विल बी देयर, इट इज ओनली फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट। एंड इससे एक बात और पता लगती है कि सब कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। अप्रोप्रिएट केसेस में वी कैन डू अवे विद दैट by lifting or piercing the corporate will। so ये मैंने एक शॉर्ट में जो भी आपके आपने पहले आई थिंक पहले 5 लेक्चर यहीं तक थे, फर्स्ट 5 लेक्चर, जिस बच्चे ने 5 लेक्चर पूरे पढ़ लिए, फर्स्ट 5 लेक्चर, क्या कंफर्म करेंगे यहीं तक था? अब मैंने अपनी तरफ से जो चीजें बतानी थी मैंने बता दी है, मैंने थोड़ा रिवाइज भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 5 लेक्चर 1.5 घंटे में, आपको 1 घंटे में हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके स्पेसिफिकली जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा अगर माइक को अनम्यूट करके बोल के भी पूछना चाहे, बोल के भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया पीयूष का कि अनलिमिटेड कंपनी का यूज क्या होता है। गुड क्वेश्चन। इस आप दिमाग में आपके सवाल आ सकता है कि सब अनलिमिटेड कंपनी क्यों बनाएंगे। देखिए, इसके अपने कई सारे स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूं। कई बार आपके लॉ में ये भी कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसका एक यूज बताता हूं। जैसे मान लिया कोई फॉरेन में कंपनी, मान लिया कोई कंपनी यूएस में, और वो अपनी इंडिया में मान ली सब्सिडरी बनाए। अच्छा, क्या नॉर्मली हम मान सकते हैं कि कोई अगर यूएस में पहले से कोई स्टैब्लिश कंपनी है उसके तो अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे। अच्छा, इंडिया में अगर वो अपनी सब्सिडरी बनाएंगे तो इंडिया में जो सब्सिडरी बनाएंगे तो शुरू में उस कंपनी में तो लॉस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं नया, तो क्या शुरू में लॉसेस भेजा है, पहले लॉसेस,
फिर ब्रेक इवन आता है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी बात की बात है। तो ये जो इंडिया में जो सब्सिडरी बनाएंगे, क्या उसके नॉर्मली शुरू में लॉसेस होंगे? तो क्या यूएस लॉज में कुछ इस तरह का सिस्टम है, मैं खाली एक सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है। यूएस लॉज में कुछ इस तरह के सिस्टम है कि अगर आपकी कोई दूसरे कंट्री में सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी अगर अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड कंपनी है, और उसके जो लॉसेस हैं आप अपने होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्या उससे आपको होल्डिंग कंपनी के टैक्स का आपको बच जाएगा? लेकिन ये तभी अलाउड है यूएस लॉज में अगर आपको सब्सिडरी कंपनी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो क्या इस बेनिफिट को लेने के लिए कई सारी यूएस की कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको अपनी सब्सिडरी अनलिमिटेड कंपनी बनाती है? तो दिस इज जस्ट वन सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर किया, बट अलग अलग केस में अलग अलग कारण हो सकते हैं, अपने स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं व्हाई अ पर्टिकुलर कंपनी इज बीइंग सेट अप एज एन अनलिमिटेड कंपनी। आई थिंक पीयूष आपने क्वेश्चन पूछा था, पीयूष जिंदल। चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, वैसे आप लोग जो 5 लेक्चर आपने पढ़े हैं, कैसा लगा पढ़ने के बाद? कैसा लगा एक एक चीज की डिटेलिंग, बहुत डिटेल में चीजों समझाई गई है? अच्छा, मजा आ रहा हो, लग रहा हो कि साहब लॉ कैसे पढ़ते हैं, लॉ लोग नॉर्मली बोलते हैं रटने का होता है, ये होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना? इज इट वेरी इंटरेस्टिंग और नॉट? मैं हमेशा बोलता हूं, देखो मैंने लेक्चर में बताया होगा, एंड आपको पहले लेक्चर में बताया होगा लॉ, हमारे कंट्री में लीगल सिस्टम कैसे है, लॉ कैसे बनता है एंड ऑल दैट, और कितनी सारी चीजें आप पहले सुनते रहते होंगे अखबारों में, किसी के थ्रू, ये, लेकिन समझ नहीं आता हो, उतनी क्लैरिटी नहीं। देखो मैं क्या होता है, मोटी मोटी बात तो सबको सब कुछ पता है, आज के हिंदुस्तान में होते हैं सभी ज्ञानी, और आजकल जब तक सोशल मीडिया जब से बहुत एक्टिव हुआ है, एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट, तो सभी ज्ञानी बहुत ज्यादा, लेकिन वो सब सुपरफिशियल नॉलेज है, आपको एक्चुअल समझ नहीं है चीज की। वो तो सारे मैंने देखा है सब, मतलब एक आम आदमी भी डॉक्टर बना हुआ है, ठीक है, सारे ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल उठता है एक डिटेल में चीज को समझना, वो कॉन्फिडेंस ही अलग देता है, वो कॉन्फिडेंस अलग देता है। आप किसी से भी कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं या तो कोई काम करो नहीं, और करो तो बहुत अच्छे से करो, मतलब ऐसे करो सामने वाले फिर को मजबूर कर दो कि आपको अप्रिशिएट करे, यार इस बंदे की सही में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये चीज को बहुत डिटेल में, तो वो चीज होना चाहिए। एंड मजा तभी है, मजा कोई भी काम अधूरा नहीं करो, करो तो ढंग से करो, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों को सही में लग रहा होगा कि हाँ लॉ इस तरीके से पढ़ेंगे तो मजा ही अलग है, एक लेवल ही अलग है, और चीजों की डिटेलिंग। और एक होता है खाली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसका ये आंसर है, रट लो बेटा, ठीक है, पास हो भी गए, लेकिन अच्छा तुमने देखो बहुत सारे लोग से हम बात करते हैं, बेटा आपने पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है, कुछ बताओ इसके बारे में। वो एक सेंटेंस से अगला सेंटेंस नहीं बोल पाता। तो जब आपने पढ़ा है तो आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? और होना ये चाहिए कि अगर आपने कोई चीज पढ़ा है और ढंग से पढ़ा है, तो सामने इतना बोलो कि सामने वाला बोल दे हाँ मेरे समझ आ गया, आपको पता है, ठीक है, अब चुप हो जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा लोग एक सेंटेंस, कोई कारण क्या है, कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग। मैं मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैंने शायद कहीं लेक्चर में मैंने बताया होगा कि मेरा बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम अ मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट। और जब जिस समय मैंने सीएस किया था और एलएलबी की थी, तो उस जमाने में मोस्टली लोग ग्रेजुएशन के बाद सीएस करते थे, ठीक है। अभी तो सब बच्चे 12th के बाद आप जानते हैं सीएस, सारी चीजें आप जानते हैं कि सब 12th के बाद होने लगी। बट किसी समय, जिस समय हम लोगों ने किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर 25 ईयर्स बैक, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय मोस्टली लोग ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं ग्रेजुएशन के बाद आपको, और मेरा नॉन कॉमर्स था, मैथ्स ऑनर्स मैंने किया था, तो मैंने जब सीएस जान के, तो जब सीएस में लॉ के पेज कंपनी लॉ चलता था, और मोस्टली बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, मोस्टली बच्चे जो हमारे साथ थे, तो जब मैं क्लास लेता था तो वहाँ पे ना, मैं ऑब्वियसली थोड़ा शुरू में कम समझ में आता था मुझे, क्योंकि मेरे लिए सारी टर्मिनोलॉजी नहीं थी, कुछ भी मैंने पहले लाइफ में नहीं पढ़ा, तो सब, तो मैं कॉमर्स वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं पूछता था कि बेटा ये, मैं उनसे पूछता था कि क्या है, तो जब मैं पूछता था मेमोरेंडम क्या होता है, तो ये आर्टिकल क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए सारे टर्म नए थे, तो पता क्या वो क्या बोलते थे, मेमोरेंडम होता है ना, आर्टिकल्स पता मतलब होता है, मतलब उसको भी पता कुछ नहीं है, उसने खाली नाम सुन रखे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता उसको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि साहब इस पे मत जाइए, एक कई लोग बोलते हैं ना सो वो तो पहले से जानते हैं, पहले उससे, आप अगर कोई भी चीज को चाहे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों से आगे चले जाएंगे जो लोग 10-10 बार पढ़ चुके, लेकिन उन्होंने ढंग से पढ़ा ही नहीं,
ढंग से पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बोलते हैं कोई भी चीज को तरीके से करो, मजा उसी के अंदर, मजा उसी के अंदर है, ठीक है। एंड मतलब और बाद में मतलब शुरू में मुझे दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में जब मैंने चीज को डिटेल में पढ़ना शुरू किया एज ए स्टूडेंट, बाद में टीचर्स इतना अप्रिशिएट करने लगे। एंड आई थिंक उसी की बदौलत आज हम खड़े हैं कि कहीं से शुरू से था कि ढंग से पढ़ना है, ढंग से करना है। बाद में तो मैं जो कॉमर्स के बच्चे थे उनको मैं सब चीज बताने लगा था, कारण क्या, एक बार समझ पकड़ आ जाए ना कि चीज कैसे है, चीज किस तरीके से चल रही है, कैसे कंसेप्ट चल रहा है क्या, और हर चीज कंसेप्ट बेस्ड है, हर चीज कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट को पकड़ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और रटना शुरू करोगे तो एक स्टेज के बाद इतना बोरिंग हो जाएगा और इतना बर्डनसम आप हैंडल ही नहीं कर सकते। और कोई डाउट, और कोई क्वेरी? कोई अगर लिख के चैट पे लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, ओरली भी डाउट पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, वेरी गुड। नो डाउट्स, वेरी गुड। आप लोग जब ऐसे बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है हमें एज ए टीचर। पीयूष, गुड। बाकी आप सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप सबका मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं जिसका नहीं है, मैं वैसे तो आई थिंक होगा बट फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। रवि बोला नहीं है, मैं लिख देता हूं 8851291095। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 8851, मैं बोल भी रहा हूं 8851291095। रवि नोट कर लीजिएगा, 8851291095। अच्छा, अब हमारी अगले वीक का एजेंडा क्या है? ऐसे ही जैसे अभी आपने पहले 5 लेक्चर पढ़े, लेक्चर नंबर 1 to 5, तो अब अगले वीक का आपका एजेंडा लेक्चर नंबर 6 to 10। लेक्चर 6 से लेके 10 तक आप पढ़ लीजिए, अगले 5 लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 to 10। और लेक्चर नंबर 6 to 10 आप पढ़ने के बाद नेक्स्ट सैटरडे, जैसे आज हमारा रिवीजन लेक्चर 1 हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे को, आज 8 तारीख है, नेक्स्ट सैटरडे 15 तारीख को 15 जनवरी 2020 भाई 10:30 बजे सेम टाइमिंग, ठीक है। सैटरडे एवरी सैटरडे, ठीक है। तो अगले सैटरडे को हम लेक्चर नंबर 6 to 10 की रिवीजन क्लास, रिवीजन कम डाउट क्लास लेंगे। दैट विल बी लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग द रिवीजन एंड डाउट क्लास, जिसमें हम लेक्चर नंबर 6 to 10 नेक्स्ट सैटरडे 15 तारीख को, ठीक है। आज 8 तारीख है, 15 तारीख को वही 10:30 से 10:30 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये तो आज की क्लास में यही वाइंड अप करूं, और इज एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क, एनी डाउट, एनी क्वेरी? चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं 10:30 बजे 15 तारीख को, लेक्चर नंबर 6 to 10 की रिवीजन एंड डाउट क्लास लेंगे, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़िए, बीच में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यू कैन कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।